हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट बता दूं, मेरी हाइट 2 फुट कुछ इंच होगी, मेरी एज 17 ईयर्स ओल्ड है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपको इन फिज़िक्स के सब्जेक्ट में देखें, अगर आप इनको फिज़िक्स की फील्ड में देखें, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को फिज़िक्स की फील्ड में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मैं बताऊं कि मेरी वेस्ट तकरीबन 1 फुट की है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ में आ जाती है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में 2 कैटेगरीज की होती हैं। एक वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो सिर्फ उसके नंबर, किसी नंबर से, किसी तादाद से, किसी मैग्नीट्यूड से हम उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एज बता दूं, मेरी एज है 17 ईयर्स ओल्ड, तो ये जो एज है ना, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको हम अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड से, एक नंबर से हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंप्लीटली इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी आ जाती है स्केलर्स में आ जाती है। स्केलर्स का मतलब ही है नंबर। और अगर आप वेक्टर्स को देखें तो वेक्टर एक दूसरी कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटीज की, लेकिन इसको अगर हम कंप्लीटली स्पेसिफाई करना चाहें तो मैग्नीट्यूड के अलावा कोई और भी चीजें हैं जो उसमें ऐड होंगी, तब भी वो कंप्लीटली स्पेसिफाई होगा, और वो है डायरेक्शन। अगर मैं अपना मास बताऊं, मेरा मास तकरीबन 40 kg है, ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना। 40 kg मेरा मास है, इधर या उधर, ईस्ट वेस्ट में तो नहीं है मेरा मास कोई भी 40 kg। तो ये जो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ नंबर होता है, और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें नंबर भी होता है, उसके साथ कोई डायरेक्शन भी होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स में आ जाती हैं। वेक्टर्स, उसमें नंबर तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। हम इन दोनों के कोई एग्जांपल ले लेते हैं। स्केलर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना मास बताऊं, ठीक है। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके भी कोई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो भी, टाइम भी स्केलर्स में आ जाता है, ठीक है। एनर्जी होती है, वो भी स्केलर्स में आ जाती है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना। और टेम्परेचर भी है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप अगर कंप्लीटली स्पेसिफाई करना चाहें तो नंबर ही काफ़ी होता है इनको स्पेसिफाई करने को, ठीक है। और अगर आप वेक्टर्स को देखें तो वेक्टर्स में अगर आप सिर्फ नंबर बताएं तो वो काफ़ी नहीं है उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि डायरेक्शन मस्ट है अगर आप उनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करना चाहते हैं। मैं आपको इसके भी कोई एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को किस तरफ खींचता हूं, ठीक है, मैं अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचता हूं, तो मैं कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाऊंगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन उसका डायरेक्शन भी होता है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, ये भी कोई डायरेक्शन है। इसके अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएं तो ये कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होगा, इसलिए वेक्टर्स और स्केलर्स को अलग कैटेगरी में मुकम्मल तौर पर अलग किया गया है। और भी कोई है, मोमेंटम हो जाएगा, एक्सीलरेशन है, अब हम आते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की डिफरेंशिएशन पे। स्केलर्स और वेक्टर्स को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप इसको कंप्लीटली समझ पाएंगे, ठीक है। पहला डिफरेंशिएशन ये है कि स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर्स में
मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अगर हम दूसरा डिफरेंशिएशन मालूम करना चाहें, दूसरा ये है कि अगर आप स्केलर को डिनोट कर रहे हैं, स्केलर कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले लें, अगर आप मास ले लें तो उसको आप अगर आप डिनोट करना चाहें तो सिर्फ उसके डिनोशन लेटर से ही डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मास को m से डिनोट किया, और भी कोई है, मैंने स्पीड को v से डिनोट किया, मैंने पावर को p से डिनोट किया। तो ये सब जो डिनोशन है सिर्फ सिंपली उसका जो डिनोशन लेटर है उससे ही वो डिनोट हो जाती हैं। लेकिन वेक्टर्स में अगर आप वेक्टर्स की डिनोशन करेंगे तो वो भी ऐसे ही डिनोशन लेटर्स उनमें होगा, लेकिन सिर्फ एक एरो की एडिशन उसके ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर अगर ये एरो है तो पता चलता है कि ये वेलोसिटी है, अगर एरो नहीं है तो फिर पता चलेगा कि ये स्पीड है। ठीक है, एक्सीलरेशन है, उसके ऊपर भी ये एरो आ जाता है, फोर्स है और मोमेंटम है, एक्सेट्रा। तीसरा जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि स्केलर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप ग्राफिकली किसी स्केलर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो स्केलर्स नॉट रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। मगर हम वेक्टर को ले लें तो वेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफिकली। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? फॉर एग्जाम्पल मैंने ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो 5 न्यूटन का हम ये एक लाइन खींचेंगे, जिस तरफ हमने फोर्स लगाया उसके वहां एरो लगा देंगे। तो ऐसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारा जो चौथा डिफरेंशिएशन है वो ये है कि हम अगर दो स्केलर को मैथमेटिकली ऑपरेट करें तो जो आंसर रिजल्ट आता है वो भी एक स्केलर ही आता है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी दो स्केलर्स को ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं, मास और स्पीड। ठीक है, मास फॉर एग्जांपल है 5 kg और स्पीड है फॉर एग्जांपल 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों ले लें कि ये v है ना, ये स्पीड है। ठीक है, तो हम अगर इनको मैथमेटिकली ऑपरेट करेंगे, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो इनसे जो 35 आएगा ना वो भी स्केलर ही होगा, वेक्टर नहीं होगा। अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए या डिवीजन कोई भी हो जाए, दो स्केलर के बीच में हो गई तो आंसर सिर्फ और सिर्फ स्केलर आएगा। लेकिन अगर वेक्टर को हम ले लें, दो वेक्टर्स को हम मैथमेटिकली ऑपरेट करें तो आंसर वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। तकरीबन इस दो वेक्टर को हम मैथमेटिकली ऑपरेट करें तो स्केलर वेक्टर ही आता है, लेकिन सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जिसमें स्केलर भी आ सकता है। ठीक है, तो हम जब भी इनको मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आइदर स्केलर, रिजल्ट इज आइदर स्केलर और वेक्टर। ठीक है, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी में चेंज होती है, ये फिफ्थ डिफरेंशिएशन है, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी में चेंज होती है, मैं ले लेता हूं कि मेरा मास आज 42 kg होगा, लेकिन कुछ साल के बाद, टाइम गुजरने के बाद मेरा मास तकरीबन 50 हो जाए। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन हो रही है, ये जो चेंजिंग आ रही है, ये फर्क जो आ रहा है स्केलर क्वांटिटी में, अगर ये फर्क हो तो सिर्फ हम यही समझेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में है ही मैग्नीट्यूड। अगर स्केलर क्वांटिटी की तादाद तब्दील हो जाती है तो उसका मतलब यही है कि उसके मैग्नीट्यूड की तादाद तब्दील हो गई है। ठीक है, सो स्केलर में अगर ले लें तो चेंज इन
scalar quantity, scalar is the reflection of change in its magnitude. ठीक है, मगर हम अगर वेक्टर क्वांटिटी को ले रहे हैं तो वेक्टर में जो भी चेंज आएगी तो स्केलर में चेंज हो सकती है, उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो सकती है, और इन दोनों में से किसी डायरेक्शन या स्केलर दोनों में से किसी एक में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने अपनी तरफ फोर्स लगाया, एक तकरीबन 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, डायरेक्शन मेरे तरफ। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स की तादाद यानी मैग्नीट्यूड को चेंज करूं, मैं 7 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो 2 न्यूटन का फर्क तो आया ना। तो ये चेंज इन मैग्नीट्यूड भी वेक्टर क्वांटिटी का चेंज हो सकती है। लेकिन मैं 5 न्यूटन जो पहले मैंने लगाया था वो सेम ही लगाऊं, लेकिन मेरी तरफ नहीं, अब थोड़ा मुझसे दूर, थोड़ी दूसरी तरफ मैं लगाऊं तो डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था। तो इसकी वजह से भी वेक्टर क्वांटिटी में तब्दीली हो सकती है। और अगर मैं डायरेक्शन को भी तब्दील करूं, मैग्नीट्यूड को भी तब्दील करूं, तब भी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो सकती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होती है तो चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और इन बोथ। हम छठा ले लेते हैं। छठा डिफरेंशिएशन ये है कि अगर आप किसी स्केलर को में ऑपरेट करना चाहें, उस पर एडिशन करना चाहें, सब्ट्रैक्शन करना चाहें, डिवीजन करना चाहें, तो ग्राफिकली आप नहीं कर सकते। किसी भी स्केलर को आप ग्राफिकली ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको कुछ फार्मूला से मैथमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली अगर वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा तो आप उसको ग्राफिकली ऑपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, स्केलर्स को मैं लिख देता हूं कि स्केलर्स आर नॉट ऑपरेटेड ग्राफिकली। ठीक है, मगर जब वेक्टर्स होते हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है ये, और बी वेक्टर ये है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहें तो हम फार्मूला से मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इनको ग्राफिकली ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये तो ग्राफिकल ऐड हो गया बिना किसी फार्मूला और बिना किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। ठीक है, लेकिन स्केलर ग्राफिकली ऑपरेट नहीं होता। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, जो स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन और उसका इंट्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों, वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो एक वेक्टर के 4 डायरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इस को हम यहां पर वेस्ट होता है, यहां पर ईस्ट होता है, यहां पर नॉर्थ होता है और यहां पर साउथ होता है। ठीक है, अगर एक वेक्टर किसी इन चारों में से किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो ईस्ट में जा रहा है, या तो नॉर्थ में जा रहा है, या वेस्ट में जा रहा है, या साउथ में जा रहा है, तो उस वेक्टर को हम वन डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि उसका एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा में वो जा रहा है। या तो वो ईस्ट में जा रहा है, या तो वो वेस्ट में जा रहा है, या नॉर्थ में जा रहा है, या साउथ में जा रहा है। लेकिन अगर वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो, या वेक्टर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो, या इन दोनों में से कहां पर भी हो, लेकिन एक दिशा में नहीं हो, ईस्ट में भी नहीं हो, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, एक में नहीं हो, किसी दो दिशाओं के बीच में हो, तो फिर उस वेक्टर को हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में वेस्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ईस्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, साउथ को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं,
और नॉर्थ को पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो वन डायमेंशनल है, या सिर्फ वाई एक्सिस में जा रहा है तो वो वन डायमेंशनल है, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन में कहीं पर है तो वो टू डायमेंशनल है। ठीक है, और अगर एक कोई वेक्टर वन डायमेंशनल है तो उसका कोई भी रिजोल्यूशन नहीं होगा। रिजोल्यूशन का मतलब है ब्रेकेज, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट्स या एक कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट में ब्रेक करना। ठीक है, तो हम पहले रिजोल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब है द स्प्लिटिंग या द डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो वो कितना, उसके डायमेंशंस कितने हैं? एक, वो वन डायमेंशनल है। ठीक है, तो उसका कंपोनेंट भी एक ही होगा। लेकिन अगर वेक्टर टू डायमेंशनल है तो उसके कंपोनेंट्स भी दो होंगे, और अगर वेक्टर थ्री डायमेंशनल है तो उसके कंपोनेंट्स भी थ्री होंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स डायमेंशंस। ठीक है, और अगर वेक्टर वन डायमेंशनल है तो उसके अगर हम कंपोनेंट्स करें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक कंपोनेंट, खुद ही वेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर टू डायमेंशनल है, यहां पर है, फॉर एग्जांपल यहां पर है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस में, एक होगा वाई एक्सिस में, क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में है। लेकिन वो कितना एक्स एक्सिस में लाई करता है और कितना वाई एक्सिस में लाई करता है, ये हमें रिजोल्यूशन बताता है। तो हम पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे रिजोल्यूशन को, फिर हम मैथमेटिकली इसके एक्सप्रेशन पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेट कंसीडर कर लेता हूं, एक वेक्टर है ए, इसको मैं कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव एक्स, ये यहां पे लाई करता है, ये ए वेक्टर। ठीक है, हाँ, अब ये कितना एक्स एक्सिस में और कितना वाई एक्सिस में, ये ग्राफिकली पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक एक्सिस पर ड्रानी होगी और एक वाई एक्सिस पर फॉल करनी होगी। ऐसे ये एक्स एक्सिस पर फॉल होगी और एक वाई एक्सिस पर फॉल होगी। जो एक्स एक्सिस पर फॉल होगी उसको हम वाई कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट, ए वाई। और जो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर फॉल हो रही है उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट्स हैं इस ए वेक्टर के, एक ये है और एक ये है। ये और ये सेम है, फ्री वेक्टर है, इसलिए ये भी सेम ही हो गया, और ये सेम है इसलिए ये भी सेम हो गया। तो ये ए एक्स है, ये भी ए एक्स है, ये ए वाई है और ये भी ए वाई है। मैं इस फिगर को दूसरी जगह बना लेता हूं। एक ये है ए एक्स और एक ये है ए वाई। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को ले रहा हूं। ठीक है, अब हमें किससे पता चले कि ए एक्स की कीमत कितनी है, और हमने रिजोल्यूशन तो कर दी ग्राफिकली, लेकिन मैथमेटिकली पता कैसे चले कि ये एक्स एक्सिस में कितना लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में कितना लाई कर रहा है। इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लें तो इसमें हाइपोटेन्यूज ए है और ये ए वाई क्या है, इस थीटा के हिसाब से ये ए वाई है परपेंडिकुलर, और बेस है ए एक्स। ठीक है, अब हम अगर इस पर cos थीटा का रेशियो लगाएं तो cos थीटा
हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हिपोटेन्यूज। अब बेस क्या है ax, तो cos थीटा इज इक्वल टू ax ओवर हिपोटेन्यूज क्या है a। हमें तो ax चाहिए, तो इसलिए ax बराबर हो जाता है a cos थीटा। तो ये x कंपोनेंट। अगर हमें a का वैल्यू पता है, a का मैग्नीट्यूड पता है, और ये x एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से कितनी एंगल बना रहा है ये पता है, तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना आसान हो जाता है। और इसी तरह अगर मैं साइन का रेशो यहाँ पे लगाऊं, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हिपोटेन्यूज बाय हिपोटेन्यूज। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे मैं लगाई हुई है वो यहाँ पे लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का है ए वाई ओवर ए। सेम तरीके से अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये होगा x कंपोनेंट और ये होगा y कंपोनेंट। ठीक है, इस टॉपिक ये टॉपिक पूरा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम आते हैं अपने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की तरफ। रिजोल्यूशन का कंप्लीटली एक अपोजिट जो टर्म है वो है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर, और कंपोजिशन का मतलब है कि दो अगर कंपोनेंट्स हमें मौजूद हों तो इससे हम एक वेक्टर कैसे कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर पर आएंगे। अगर हमें दो कंपोनेंट यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिले हुए हों, तो हम ये जो a का मैग्नीट्यूड है, ये जो वेक्टर है पूरा, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, वो दोनों मालूम कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन लिख दूं। इफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर known, then we can compose a new vector or an original vector this process is called composition of a vector। ठीक है, अब ये सेम ट्रायंगल हम ले रहे हैं, हमें इस वेक्टर का पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि ax कितना है, ay कितना है, पर ये नहीं पता कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका ये डायरेक्शन जो वेक्टर है पूरा वो कितना है। ठीक है, इसलिए पहले हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो पहले फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हिपोटेन्यूज। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएं तो हमें पता है कि हिपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हिपोटेन्यूज क्या है, a है। ठीक है, हम यहां पे सिर्फ लेंथ लेंगे, ये डायरेक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंथ जो है वो लेंगे। ठीक है, हिपोटेन्यूज क्या है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ay, तो हम लेंगे ay स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ का इसमें स्क्वायर है तो हम अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड a का। ठीक है, अगर हमको ax और ay यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमको नोन है, हम पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, फिर ओरिजिनल वेक्टर को मालूम करना आसान हो जाता है। ठीक है, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन चाहिए ओरिजिनल वेक्टर का, तो हम डायरेक्शन लेंगे ओरिजिनल वेक्टर का फॉर डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, इस सेम ट्रायंगल को लेंगे, ये a है, ये ay और ये x। हमें ay और ax पता है, इसका डायरेक्शन नहीं पता है, तो हमें परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जो है tan थीटा।
हमें पता है, हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर चूंकि यहाँ पे क्या है ए वाई और बेस क्या है ए एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, tan थीटा हो जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। हमें क्या चाहिए थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये हो जाएगी ओरिजिनल वेक्टर की थीटा जो कि वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, और ये होगा ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमें ए एक्स और ए वाई की अगर वैल्यू पता होगी तब भी पता चल सकेगा। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर जो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फ्रेंड्स, आज से हम एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्केलर को आप अगर आप ऐड करें या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर कैरी आउट करें तो सिर्फ जो हम अलजेब्रिकली या अर्थमेटिकली करते हैं मैथमेटिक्स में इजी नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन वो ही इजीली करेंगे जो स्केलर्स पे करेंगे, लेकिन वेक्टर्स पे अलजेब्रिकली या मैथमेटिकली जो हम इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं वैसे वेक्टर्स पे नहीं करेंगे। वेक्टर के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करके जिसको सेटिस्फाई करके फिर ही हम वेक्टर्स पर मैथमेटिकली ऑपरेशन कैरी आउट कर सकेंगे। तो आज से हम वेक्टर एडिशन यानी एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। उसके दो मेथड्स हैं, एक है रिजोल्यूशन मेथड और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। लेकिन इन दोनों मेथड्स में एक रूल फॉलो होता है, उस रूल को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। अगर ये रूल सेटिस्फाई ना होगा तो वेक्टर को हम किसी भी तरह ना ही इस मेथड में ना ही इस मेथड में किसी भी तरह ऐड नहीं कर सकेंगे। ये दोनों मेथड में हम आगे सेशन में आपको बताएंगे, लेकिन इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हेड टू टेल रूल क्या है और ये कैसे सेटिस्फाई होता है। इस लफ्ज से ही पता चल रहा है कि हेड टू टेल वेक्टर में, वेक्टर कोई भी वेक्टर अगर आप ले लें तो इसका ये टेल होता है, जिस यहां पे इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम टेल कहते हैं, और यहां पे जहां पे हेड होता है इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, और ये पूरा जो है वो हेड है। ठीक है, अब इससे पता चला है कि हेड टू टेल यानी हम हेड से टेल को मिलाएंगे। ठीक है, आप कितने भी वेक्टर्स ले लें, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं 3 वेक्टर्स ए एंड बी, सॉरी ए बी एंड सी। मैं 3 वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, हमने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल कहता है ये कहता है कि जब आप किसी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं या दो से ज्यादा किसी वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाना है, फिर दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर के टेल से मिलाना है। ठीक है, और जितने वेक्टर होंगे अप टू लास्ट वेक्टर जितने भी वेक्टर होंगे ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेट करता है कि व्हेन वी carry out addition on 2 or more vectors, the head of first vector will
coincide the trail of second vector and so on up to last vector. ठीक है, ये से प्रोसेस चलता रहेगा. अब हम ग्राफिकली इसको करते हैं ऐड. ठीक है, ये है हमारा ए वेक्टर. ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है. सॉरी, मैं किसी नीचे थोड़ा बना लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं. ये है ए वेक्टर. ठीक है, बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है. यहां से ये जो हेड है ना, इसका टेल और इसका हेड कोइंसाइड करेगा. यहां से हम बी वेक्टर बनाएंगे. जहां भी डायरेक्शन है, जितना भी मैग्नीट्यूड है, सेम ही तरह, लेकिन ऐसे. ठीक है, अब ये सी वेक्टर है, तीसरा वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम तरह यहां से इस तरह बनाएंगे हम. ठीक है, सी वेक्टर, ये है सी वेक्टर. अब जो रिजल्टेंट होगा इन तीनों का, जो ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा, वो ग्राफिकली ऐसे होगा कि यहां से लेकर वहां तक, यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम आर कहेंगे. ठीक है, ऐसे होता है हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. ये अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो रिजोल्यूशन मेथड में हम जो वेक्टर को ऐड करेंगे, ये मेथड भी कामयाब हो जाएगा. ये दोनों मेथड तब भी चल सकेंगे जब ये हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई होगा. ठीक है, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरह होगा, ये हेड टू टेल रूल स्टेट करता है कि जब आप कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हैं, तो पहले वेक्टर का टेल, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल आपस में कोइंसाइड करेंगे, और लास्ट वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड, ये दोनों भी आप आपस में कोइंसाइड करेंगे. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, द ट्रेल ऑफ resultant vector will coincide trail of first vector and head of R यानी resultant vector will coincide head of last vector. So guys, ये था आज का हमारा लेक्चर, जो है हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो कोई भी दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड नहीं होंगे. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हमने वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया था. उसका फर्स्ट मेथड था रिजोल्यूशन मेथड, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है मैंने. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इस लॉ को हम ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं. लेकिन क्यों इस वेक्टर एडिशन को पैरेललोग्राम यानी ट्राइंगल या और ट्राइंगल, इन दोनों में से पैरेललोग्राम या ट्राइंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जब किसी दो या तीन वेक्टर को इस मेथड के मुताबिक ऐड करते हैं, तो एक फिगर बनती है, वो या पैरेललोग्राम होती है या तो ट्राइंगल होती है. ठीक है, मैं पहले आपको डिफाइन करता हूं कि पैरेललोग्राम क्या है. पैरेललोग्राम एक फोर साइड शेप है, जिसमें फोर साइड्स हैं. ठीक है, लेकिन जो अपोजिट साइड्स हैं उसके, वो आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है. ठीक है, तो आज हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे पैरेललोग्राम या ट्राइंगल लॉ के मुताबिक. ठीक है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग टू वेक्टर्स ए एंड बी. मैं दो वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं जो कि एंगल बना रहे हैं, व्हिच आर मेकिंग एंगल्स, with पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं. मैं दो वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं जो कि हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकल रहे हैं. एक वेक्टर कंप्लीटली एक्स एक्सिस में जा रहा है, कंप्लीटली एक्स एक्सिस में, जो कि ए वेक्टर, और एक वेक्टर
एक्स वाई प्लेन के बीच में से जा रहा है जो कि है बी वेक्टर। ठीक है, मैं इसको तो ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव एक्स। ठीक है, और ये थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को इन दोनों वेक्टर को इस फिगर से मैच करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दो जो साइड्स हैं वो इन दोनों वेक्टर से मैच हो रही हैं। ठीक है, यानी ये हाफ पैरेललोग्राम बन चुका है। तो हमको पहले ये करना है कि इस कंप्लीट दो वेक्टर्स को हमने एक पैरेललोग्राम में कंप्लीट करना है। तो पैरेललोग्राम में कंप्लीट करने के लिए मैं पहले इस वेक्टर का फिर इस वेक्टर का फ्री वेक्टर लूंगा। बी वेक्टर का मैं फ्री वेक्टर ले रहा हूं जो कि यहां से बनेगा ए के टेल से। ठीक है, ये है फ्री वेक्टर ऑफ बी, और एक ए वेक्टर का फ्री वेक्टर में यहां पे बनाऊंगा, यहां पे ये हो गया ए वेक्टर। तो अब ये पैरेललोग्राम बन गया, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। अगर मैं ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं, ये ए वेक्टर यहां पे जा रहा है, बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेड टू टेल रूल फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहां से यानी यहां से एक डायगोनल बनाऊं, पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाऊं, तो आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल जा रहा है, इस ट्राइंगल में दो वेक्टर्स ऐड भी हो रहे हैं और ये रिजल्टेंट आंसर भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये ए वेक्टर और उसका हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है और जिसका टेल ए वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। ये थीटा ब्रेक हो गई है। इस थीटा को हम ब्रेक करेंगे अल्फा एंगल में और बीटा एंगल में। ये अल्फा है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अल्फा यहां पे भी अल्फा हो जाएगी। ठीक है, जब एक लाइन किसी चीज को ब्रेक करती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाती हैं और ये बीटा हो जाएगी। ठीक है, अब ये फिगर बनेगी जिसमें से हम मैथमेटिकली आर का मैग्नीट्यूड और आर का डायरेक्शन मालूम कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं इस फिगर में जो ये ट्राइंगल है ओ लेट कर रहा हूं, ओ ए बी। ये जो ट्राइंगल है ये मैं अलग कर रहा हूं और इसको ही कंसीडरेशन में लेकर इससे ही सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर है। पहले ये हो गया ए वेक्टर, यहां से मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं। ये है ए वेक्टर, इसको ये है बी वेक्टर, यहां से मैं बी वेक्टर बना रहा हूं, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि बराबर है ए प्लस बी। ठीक है, मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर किया है ओ ए बी। आई एम कंसीडरिंग ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ये ट्राइंगल सिंपल ट्राइंगल है, लेकिन इस पे मैं कोई भी रूल या कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं पहले इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, फिर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम और कई फार्मूलाज लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैं इसको पहले बी वेक्टर है इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। सो टू मेक triangle OAB a right angle triangle, resolve B vector into its components। ठीक है, मैं इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूं। ये जो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर फॉल किया है ये हो जाएगा बी वाई और ये हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, ये है हमारा ए वेक्टर, और ये कंप्लीटली अगर मैं इस आर को रिजॉल्व करना चाहूं तो ये कंप्लीटली हो जाएगा आर एक्स और ये हो गया बी वाई। ठीक है, ये इस फिगर से अब हम क्या कर रहे हैं कि इस फिगर से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये और ये ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस थीटा। तो अगर मैं राइट एंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ठीक है, तो हिपाटेन्यूज क्या है, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर थीटा के मुताबिक बी वाई है, यानी बी वाई का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, आर एक्स का स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्क्वायर खत्म करना चाहूं तो मैं यहां पे अंडर रूट लगा दूंगा, आर इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आर एक्स है वो इस ए वेक्टर और बी एक्स वेक्टर के, हम जब इन दोनों को वेक्टर को ऐड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तभी आर एक्स बनेगा। तो इस जगह पे मैं इसकी इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो आर हो जाएगा बी वाई स्क्वायर सेम रहेगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और इस दोनों का अंडर रूट। ठीक है, अब बी वाई मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होता है बी साइन ऑफ एंगल थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल होता है बी कॉस थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आर हो जाएगा, आर इज इक्वल अंडर रूट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस होल स्क्वायर को मैं इस होल स्क्वायर को मैं खोल रहा हूं तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी इस बी एक्स का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए और बी एक्स बराबर होता है बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू। अब ए स्क्वायर को मैं आगे ला रहा हूं, आर इज इक्वल ए स्क्वायर और ये जो 2ab cos थीटा है ये भी मैं आगे ला रहा हूं 2ab cos थीटा। अब ये जो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है और ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन है इसलिए मैं बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। अब यहां पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहां पे होगा साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। ठीक है, अब ये हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू 1 है तो r इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1। तो ये हो जाएगा r का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, तो यहाँ पे एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी का भी मैग्नीट्यूड पता है और थीटा बी यहाँ पे कौन सी बना रहा है वो भी हमें पता है, तो हम इजली और बी का मैग्नीट्यूड भी पता है तो इसलिए हम इजली आर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्शन मालूम कर आर का मैग्नीट्यूड तो हो गया, अगर आप डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो साइन लॉ एप्लीकेबल है। यहां पे मैं लिखता हूं फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे एक साइन लॉ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ हम किसी भी एक वेक्टर और दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें पता है जो वेक्टर पहला वेक्टर है ए जो के ये ओवर जो कि ए जो एंगल बना रहा है ए के सामने एंगल कौन सी है, बीटा, यहां पे तो बीटा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन बीटा इक्वल्स हो जाएगा बी ओवर बी, ए एंगल बना रहा है तो बी ओवर साइन अल्फा इज इक्वल, जो कि आर का मैग्नीट्यूड हमें पता है तो आर ओवर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन लॉ। इस लॉ से हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ये है साइन थीटा, हमें थीटा मालूम नहीं है तो आर की थीटा मालूम नहीं है इसलिए इसका डायरेक्शन यहाँ पे मालूम कर सकते हैं और ये सारी चीजें हमें पता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? इस लफ्ज से पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट मींस वन। सो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि द वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, the vector which is unit magnitude is called unit vector। यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर आप कोई भी वेक्टर लें, फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जो कि 5 यूनिट है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ले रहा हूं जो कि 5 यूनिट से, ए वेक्टर है जो कि 5 यूनिट से है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये है 5 वेक्टर का यूनिट। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसमें अंदर भी एक यूनिट वेक्टर है, वो है ये यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 यूनिट है। ये ए वेक्टर तो 5 यूनिट है, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ इतना है। इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, ये किस लिए यूज होता है। ये होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ये ए वेक्टर है ना, ठीक है, इसका ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन अब अगर आप इसको देखेंगे तो इस यहां पे भी एरो है, लेकिन इसलिए ये भी इन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ए वेक्टर कहां पे जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर का यूज ये है कि इट इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज होता है। अब हम मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर पर आते हैं। एक वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। और एक जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट ए वेक्टर के कंप्लीटली मुकम्मल होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्शन। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड हम किस चीज से जाहिर करते हैं? इस चीज से जाहिर करते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन किस चीज से जाहिर करेंगे? हमें पता है कि यूनिट वेक्टर यूज होता है डायरेक्शन को इंडिकेट करने में। तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने में यहां पे हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे। तो इट मींस दैट ए वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर। लेकिन हम यूनिट वेक्टर को डिनोट किस चीज से करें, किस चीज से इसको स्पेसिफाई करें? तो इसलिए यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय लोअर लेटर केस। लोअर लेटर जो केस होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इन लेटर से एक यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ओवर अ हेड, एक हेड यूज होती है, अ हेड ओवर दैट लेटर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम लोअर लेटर केस से डिनोट करते हैं और एक हेड उसके ऊपर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ए वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को भी हम स्मॉल ए लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन उस एक हेड यूज होती है उसको कंप्लीट करने में। तो एक वेक्टर कंप्लीट, अगर आप एक वेक्टर को देखें, वो प्रोडक्ट होती है उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की। तो अगर हम मैथमेटिकली फार्मूला पर जाएं यूनिट वेक्टर के, तो एक यूनिट वेक्टर ए डैश, यहां पे ये मल्टीप्लाई करा है, वहां पे वो डिवीजन में जाएगा। तो ए वेक्टर ओरिजिनल ओवर यूनिट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें, मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम लिखें, तो द रेशियो ऑफ अ वेक्टर to its magnitude।
ठीक है, तो ये होगी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम इस फार्मूले को वेरीफाई करेंगे, ये फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं एक वेक्टर, आई एम कंसीडरिंग ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं ए वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं जो कि विच इज 3 यूनिट्स along x एक्सिस, जो कि 3 यूनिट along x एक्सिस में है एंड 4 यूनिट along y एक्सिस, जो कि 4 y एक्सिस में 4 यूनिट लाई कर रहा है। तो मैं यहां पे एक वेक्टर बना ले रहा हूं, यहां पे बना ले रहा हूं मैं। ये है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक वेक्टर है जो कि 1 2 3 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में 1 2 3 4 वाई एक्सिस में 4 यूनिट लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका फ्री वेक्टर बना लेता हूं, यहां से यहां तक, यहां पे हो जाएगा ये 4 यूनिट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है और 3 यूनिट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो वेक्टर कैसे बनेगा, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, तो ये है ए वेक्टर जो कि 3 यूनिट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और 4 यूनिट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। अब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम वेरीफाई करेंगे। ये हमें पता है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, हमें ना ही ए वेक्टर पता है, ना ही इसकी यानी ये एंगल का कितनी बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये भी नहीं पता, और उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। तो पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी ए एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 5। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट यहाँ पे लाइक 5 यूनिट है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यानी ये है हमारा यूनिट वेक्टर। ये हमारा क्या है यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो हम यहां पे देखेंगे, ये अगर आप इस वेक्टर को देखें ये है 5 यूनिट, और अगर आप इस यूनिट वेक्टर को देखें ये है 1 यूनिट। ए वेक्टर 5 टाइम्स है इस यूनिट वेक्टर के, यानी ये जो ए वेक्टर है वो 5 टाइम्स है इस वेक्टर के, यानी हम इसके यूनिट वेक्टर को 5 टाइम्स इसका 5 टाइम्स करेंगे तब भी हमें ये यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू मालूम करना चाहें तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा ए ओवर 5। ये तो हमने ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इस फिगर से मालूम किया है, लेकिन अब अगर हम इस फिगर से मालूम करें तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे ए इज इक्वल ए वेक्टर ओवर 5 यूनिट्स। सो ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली भी हमारा आंसर सेम ही आया है, और अगर हमने फार्मूले में वैल्यू पुटअप की है तब भी वैल्यू सेम आई है। तो इससे पता चलता है कि ये जो फार्मूला है वो वेरीफाइड है, कंप्लीटली प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा यूनिट वेक्टर का टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। क्या है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स।
वो वेक्टर्स जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब है जो एक दूसरे से राइट एंगल बना रहे हो, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहे हो। इसका मतलब है कि जो आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर हम ऑर्थोगोनल को और लफ्ज लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, यानी वो यूनिट वेक्टर्स जो आपस में कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो, जो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हो। ठीक है, तो उन यूनिट वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। उनका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो यूज इसलिए होते हैं कि हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन इंडिकेट कर सके। ठीक है, तो मैं ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं। ये है ठीक है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब तीन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर असल में तीन है, एक है आई, एक है जे, एक है के। ये हैं तीन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर जो आपस में 90 एंगल डिग्री बना रहे हैं। आई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो जा रहा होता है वो है आई यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर y के पैरेलल जा रहा होता है वो है j, और जो यूनिट वेक्टर z के पैरेलल जा रहा होता है वो है k यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। लेकिन इन तीनों का यूज क्या है? यूज क्या है इन तीनों का? यूज ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर ले रहा हूं जो कि एक्स एक्सिस से फॉर एग्जांपल 53.130 डिग्री एंगल बना रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और एक्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 53.130 की एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ए वेक्टर को अगर हम एक वेक्टर को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वो प्रोडक्ट होती है उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की। तो क्या आप ऐसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और यहाँ पे लिखते हैं 53.130 डिग्री जो कि वो डायरेक्शन बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। नहीं, आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे हम कैसे लिखेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो बहुत हो जाएगा। इसलिए अगर हमें मैग्नीट्यूड को लिखना आता है लेकिन डायरेक्शन को नहीं लिखना आता, तो इसलिए ये आई जे के ये तीन यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं एक वेक्टर को कंप्लीटली लिखने में मैथमेटिकली। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई। तो पहले हम मैथमेटिकली वैल्यू पे आते हैं। ए एक्स इज इक्वल ए कॉस थीटा। ए क्या है? 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा यानी ए कॉस 53.130 डिग्री। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 cos 53.130 डिग्री। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए वाई की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो ए साइन थीटा जो कि है 5 साइन 53.130 डिग्री, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये अगर आप इसको देखें तो ये ए एक्स है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, और ये है ए वाई जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स दी वाई एक्सिस है। अगर ज्योमेट्रिकली आप इसको देखें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट जा रहा है, यानी ए बराबर ज्योमेट्रिकली हो रहा है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर हो जाएगा ए एक्स वेक्टर। ए एक्स कितना है? 3 यूनिट, लेकिन ये है इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो हम क्या डायरेक्शन लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना 3 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। इसलिए ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर, सॉरी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर यूज होते हैं। यहाँ पे आई एक्स एक्सिस को फॉलो करता है, जे अलॉन्ग दी वाई एक्सिस होता है और के अलॉन्ग दी जेड एक्सिस होता है। तो यहाँ पे 3 जो है यूनिट ए एक्स ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जा रहा है, तो वहां पे हम आई यूनिट वेक्टर यूज करेंगे 3i प्लस
ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना है 4, लेकिन हमें पता है यहाँ पे ए वाई वेक्टर, हमेशा कोई भी वेक्टर अगर आप लें तो उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर भी हमें यूज करना पड़ता है उसको कंप्लीटली लिखने में। तो यहाँ पे 4 तो मैंने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया है, लेकिन ए यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर हमें चाहिए जो कि है जे, क्योंकि ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर जा रहा है, तो 4j इससे होता है, इससे हम लिखते हैं एक वेक्टर को। यहां पे हमने मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है और यूनिट वेक्टर भी लगाया हुआ है, तो इसलिए i और j का यूज होता है एक वेक्टर को कंप्लीटली लिखने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिट वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।